हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि कैसे हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए ये चेक कर सकते हैं कि नंबर इवन है या ऑड है। अगर क्वेश्चन ये आता है आपके पास, राइट ए प्रोग्राम टू रीड एनी नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ लिखा है तो मतलब आपको एल्स नहीं लगाना है वहाँ, तो वो वाला जो कोड था हमने वहाँ देख लिया है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, एक दो कोड आज और देख लेते हैं जिनमें हम पहला कोड ये समझेंगे कि अगर आपसे एक आ जाए कि आपको ये चेक करना है कि जो भी यूज़र की एज हम एंटर करवाएंगे और यूज़र की एज एंटर करवा के हम उसको बताएंगे कि वो एलिजिबल फॉर वोट है या नहीं है। मतलब हम क्या बोलते हैं कि अगर 18 ईयर्स का हो जाता है यूज़र तो वो एलिजिबल फॉर वोट है, अदरवाइज़ वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन ये काम हमारे को क्या करना है, केवल और केवल इफ़ के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए इस कोड को अगर लिखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कोड है, पहले की तरह ही सिंपल। अपने को क्या करना है, एज रीड करनी है। तो मैंने क्या कहा, एज वेरिएबल बना लिया हमने, और क्योंकि ये इंटीजर टाइप में एज ले लूँगा, रीड कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनपुट, और यूज़र से बोलेंगे एंटर योर एज, इन ईयर्स। ठीक है, ईयर्स में लिख देंगे। देन इसके बाद हम सिंपल क्या कोड लिखते हैं, अपने को क्या करना है, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। इफ़ एज ऑफ जो यूज़र है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अब यहाँ ये कोड मेरा बताने का मीनिंग यही है कि आपको थोड़ा सा मैं ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो हमारा ऑपरेटर है उसकी भी समझ आ जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू से मतलब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर, कि या तो एज की वैल्यू, जो एज यूज़र ने एंटर किया उस एज की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, 18 से, या फिर 18 के इक्वल हो। ओके, 18 के इक्वल होते ही एलिजिबल फॉर वोट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है, और इसको आपने क्या लिखना है, क्या आउटपुट करना है, आउटपुट क्या देना है हमें, प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, देन अगेन हमने क्या लिखना है, इफ एज, जो यूज़र की जो एज है वो लेस देन किसके हो, 18 हो। अब 18 के लेस कितना भी हो सकता है, 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया। तो अगर यूज़र की जो एज एंटर की गई है वो एज 18 से लेस है, देन आप क्या लिखेंगे, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। बहुत सिंपल सा कोड है। ठीक है, तो ये हमने, चलिए ये कोड लिख दिया है सिंपल सा। क्या, एज रीड कर रहा है हमने, पहली वाली लाइन में हमारा फर्स्ट लाइन में का जो कोड है वो एज रीड कर रहा है एज वेरिएबल के अंदर। उस एज वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं कि जो वेरिएबल में वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। अगर तो हमने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि एलिजिबल फॉर वोट ये प्रिंट कर दे। अदरवाइज क्या होगा कि पहले फिर से आके चेक करेगा कंडीशन कि अगर 18 से लेस है तो क्या करे, नॉट एलिजिबल फॉर वोट करेगा। ओके, चलिए आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको अभी तक केवल इफ़ स्टेटमेंट ही बताया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया नहीं है, इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है, इसलिए मैं आपको इफ़ एल्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें रन करने से पहले इस कोड को सेव करना पड़ेगा। सेव करते हैं, वोट .py, रन करेंगे। अब एंटर योर एज, सपोज करो यूज़र ने एंटर कर दिया 21, एलिजिबल फॉर वोट, ये हमारे पास मैसेज आ गया। ओके, अगेन अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ और इस बार
21 की जगह मैं लिख देता हूँ 12 नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो यहाँ हमने समझ लिया, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल सा कोड था, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। इसी तरीके से अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इससे ऊपर हम कमेंट लिख देते हैं। पहले किस लिए कोड बनाया हमने, ये कमेंट लिख देते हैं, चेक यूज़र इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक है, और ये कोड हमने बना तो लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि कमेंट जो है, इस कमेंट को मैंने आपको बताया था पाइथन रीड नहीं करेगा, पाइथन केवल इन्हीं 4 लाइन्स को रीड करेगा, 4-5 लाइन्स को रीड करेगा और इस पर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो चलिए एक कोड और लिख कर देखते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर वो होता है, हम जानते हैं, जो लेस देन ज़ीरो होता है, और जो ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं वो सारे नंबर पॉजिटिव नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो और अगर ज़ीरो एंटर किया तो हम सिंपली लिख देंगे कि ज़ीरो है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से एक न्यू फाइल लेंगे, न्यू स्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन कर लेते हैं और क्या करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले नंबर रीड करना है। तो नंबर रीड किया, n इक्वल टू, मैंने कहा इंटीजर टाइप का नंबर मेरा रीड करूँगा मैं। रीड करने के लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है। इनपुट फंक्शन में हम लिख देंगे एंटर एनी नंबर। ओके, यूज़र ने नंबर एंटर कर दिया, नंबर एंटर हुआ और नंबर कौन से वेरिएबल में सेव हुआ, n में। हमें अब चेक क्या करना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो जो नंबर एंटर हुआ है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ वैल्यू ऑफ n, जो n की वैल्यू है, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो के ग्रेटर है, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, या सिंपल लिख दो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ओके, और अगर वो नंबर लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, इफ़ वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन ज़ीरो, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, सिंपल प्रिंट नेगेटिव नंबर। ओके, अब देखो यहाँ हमने चेक कर लिया कि नंबर ग्रेटर ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो भी पता लग गया हमारे को, लेकिन अगर नंबर लेस देन ज़ीरो है तो भी हमें पता लग गया। बट यूज़र ने अगर ज़ीरो ही एंटर कर दिया तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इफ़ n इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या, इक्वलिटी की कंडीशन चेक करेगा, और हम लिख देंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, ज़ीरो। आप ZERO लिख दोगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तीनों कंडीशन चेक कर ली कि नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नंबर नेगेटिव है या नंबर ज़ीरो है। इसके लिए अपने को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सेव करो, सेव कर लेते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव के नाम से सेव कर लेते हैं। देन इसके बाद रन करोगे, रन करने के लिए रन पे रन मॉड्यूल, मैंने नंबर एंटर किया सपोज 5, तो पॉजिटिव नंबर। अगेन मैं इस कोड को रन करता हूँ, देखिए इस बार मैंने एंटर किया नंबर -5, नेगेटिव नंबर, और फिर से मैं इस कोड को रन करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्या, 0। तो ना इसने बताया नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर का कोड कैसे लिखा जाता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मुझे लगा कि ये हमें कर लेना चाहिए। हालांकि इन सभी कोड्स को हम आगे इफ़ एल्स इफ़ एलिफ इनसे भी चेक करेंगे, बट अभी के लिए अब हमारे जो इफ़ स्ट्रक्चर है, इफ़ कंट्रोल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है मैंने इतने एग्जाम्पल आपको दे दिए, इतनी बार ही समझा दिया तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।